चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मूल स्रोतों के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम 250 सालों के उस अविश्वसनीय इतिहास को खंगालने वाले हैं जब भारत पर कंट्रोल के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच एक जबरदस्त होड़ मची थी। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हम शुरुआत करेंगे पूर्वी धन के आकर्षण से, फिर देखेंगे पुर्तगालियों का पहला दाव, उसके बाद डच और फ्रांसीसी चुनौतियां, फिर एंट्री होगी इंग्लिश कंपनी की, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये व्यापारी अचानक से शासक बन बैठे। पड़ाव 1, पूर्वी धन का आकर्षण। आखिर सब कुछ दांव पर क्यों लगाया गया? चलिए समझते हैं। सोचने वाली बात है ना। 15वीं सदी में ऐसा क्या था जिसके लिए नाविक उन खतरनाक अनजाने समंदरों में उतरने को तैयार थे? केप ऑफ गुड होप के वो जानलेवा तूफान, स्कर्वी जैसी भयानक बीमारियां, मौत का इतना बड़ा रिस्क आखिर सिर्फ किस लिए उठाया जा रहा था? जवाब है मसाले। जी हाँ, लौंग, जायफल और दालचीनी। अब ये मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं थे। उस दौर में यूरोप की सर्दियों में जब ताज़ा मांस मिलना मुश्किल होता था, तो ये मसाले ही उस मांस को महीनों तक खाने लायक बनाए रखते थे। सच कहूं तो ये एक तरह का लाइफ सेवर थे, और साथ ही एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल भी। यही वो खजाना था जिसने इस पूरी ग्लोबल रेस को ट्रिगर किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पुर्तगालियों का पहला कदम, हिंसा और एकाधिकार। चलिए देखते हैं कि पुराने जमीनी रास्तों को छोड़कर समुद्री मार्ग से पहला सीधा वार किसने किया। आप जरा इस सफर की रफ्तार देखिए। 1498 में वास्को डी गामा का कालीकट पहुंचना, और देखते ही देखते महज कुछ दशकों में खोज की ये यात्रा एक पूरी तरह से किलेबंद सत्ता में बदल गई। 1510 में गोवा पर कब्जा, और फिर 1560 आते आते वहां इनक्विजिशन यानी सख्त धार्मिक अदालतों की शुरुआत। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3000 वास्को डी गामा की पहली वापसी यात्रा से पूरे 3000% का मुनाफा हुआ था। सोचिए जरा, जब ये खबर लिस्बन पहुंची होगी तो मान लीजिए कि जंगल की आग की तरह फैल गई। रातों रात हर किसी पर इस नए बाजार में घुसने का एक पागलपन सा सवार हो गया। लेकिन इस अपार धन की कीमत बहुत भारी थी। ऐतिहासिक स्रोत साफ बताते हैं कि अपना दबदबा बनाने के लिए भयानक क्रूरता का सहारा लिया गया। वास्को डी गामा के ही नेतृत्व में करीब 800 बंदियों के कान, नाक और हाथ बेरहमी से काट दिए गए ताकि कोई भी उनके खिलाफ सिर न उठा सके। एकाधिकार कायम रखने का ये एक बेहद खौफनाक तरीका था। पड़ाव 3, डच और फ्रांसीसी चुनौती। जाहिर है, जहां इतना मुनाफा हो वहां कोई एक अकेला कैसे टिक सकता था? तटरेखाओं पर भीड़ बढ़ना तय था। डच और फ्रांसीसियों की टक्कर दिलचस्प थी। दोनों ने ही खूब मुनाफा कमाया। डचों ने जहां स्पाइस आइलैंड्स पर अपना शिकंजा कसा, वहीं फ्रांसीसियों ने भी अपने मुनाफे को 25% तक पहुंचाया। लेकिन ये सफलता स्थायी नहीं रही। उनके बीच की कड़वी लड़ाई, जैसे 1623 का खौफनाक एम्बोइना नरसंहार और यूरोप के आपसी युद्ध, इन सब ने उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। और अब चौथा हिस्सा, इंग्लिश कंपनी का प्रवेश। इतनी अफरा तफरी के बीच लंदन के व्यापारियों ने एक बिल्कुल सतर्क और शांत शुरुआत की। 1583 में राल्फ फिच जैसी शुरुआती बंदियों ने लंदन जो खत भेजे थे, उनकी बात करते हैं। उनमें लिखा था कि भारत में पुर्तगालियों के शहर कैसे आलीशान हैं और वहाँ कितनी अतुलनीय समृद्धि है। जब लंदन के व्यापारियों को पता चला कि वहाँ के शहर उनके अपने शहरों से भी बड़े और अमीर हैं, तो उनके अंदर की लालसा चरम पर पहुँच गई। पर मज़े की बात यह है, 1600 में आए उस ओरिजिनल चार्टर की बात करें तो उसमें कहीं भी ज़मीन पर कब्जा करने या कोई राजनीतिक ताकत हासिल करने का जिक्र तक नहीं था। एकदम ज़ीरो। ये पूरी तरह से सिर्फ एक व्यापारिक उद्यम था। शुरुआत में उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार करना और मुनाफा कमाना था। लेकिन शांत व्यापार का मतलब कम मुनाफा बिल्कुल नहीं था। अंग्रेजी कंपनी के सिर्फ तीसरे ही अभियान से उन्हें 234% का भारी मुनाफा हुआ। इसी एक झटके ने कंपनी को एक पक्के जॉइंट स्टॉक बेस पर ला खड़ा किया। उनका वो सीधा साधा व्यापार अब एक विशाल वित्तीय ताकत में तब्दील हो चुका था। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, अंग्रेजी पकड़ मजबूत करना, कूटनीति और बल का इस्तेमाल। अभियानों से आगे बढ़कर अपनी परमानेंट बस्तियां बसाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक क्रमिक विकास था।
पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस को सूरत में भारी विरोध और नाकामी झेलनी पड़ी। फिर 1612 में कैप्टन मिडल्टन ने अपनी नौसेना की ताकत दिखाई और रास्ता रोका, और अंत में सर थॉमस रो ने सालों मोलभाव करके मुगल सम्राट के साथ एक पक्की कानूनी संधि हासिल कर ली। ताकत और कूटनीति का क्या बेहतरीन बैलेंस था। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, व्यापारियों से शासकों तक, इतिहास का वो अंतिम बदलाव। यहाँ आते आते शांतिपूर्ण व्यापार का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका था। इन दोनों रणनीतियों का वैचारिक अंतर समझने लायक है। पहले जो कंपनी बिना किसी क्षेत्रीय लालच के सिर्फ शांत व्यापार से खुश थी, अब वो पूरी तरह से एक सैन्य शक्ति में बदल चुकी थी। अब उन्हें किले चाहिए थे, मार्शल लॉ चाहिए था और रेवेन्यू चाहिए था। बही खातों की जगह अब पूरी तरह से तोपों ने ले ली थी। 1669 में बॉम्बे के गवर्नर गेराल्ड ओंगियर का एक बयान याद आता है, अब समय की मांग है कि आप अपना व्यापार हाथों में तलवार लेकर करें। ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि लंदन में बैठे डायरेक्टर्स की मंजूर की गई एक नई आक्रामक पॉलिसी थी। मैसेज साफ था, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की किलेबंदी, बॉम्बे का कंपनी को मिलना, 1686 के चार्टर से मार्शल लॉ लगाने की ताकत, और फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम का सत्ता का मुख्य केंद्र बनना। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल का ये एकीकरण इतनी तेजी से हुआ कि इसने भारत में पूर्ण ब्रिटिश राज की एक ऐसी नींव रख दी जिससे हिलाना नामुमकिन हो गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और उकसाने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। आखिर कैसे लंदन के लोहे और कपड़े के व्यापारियों के एक साधारण से संघ ने पूरी तरह से कानूनी तौर पर एक विशाल उपमहाद्वीप पर अपना सैन्य कब्जा कर लिया? सिर्फ एक व्यापारिक चार्टर के पास दुनिया का इतिहास बदलने की इतनी बड़ी ताकत कैसे आ गई? खैर, ये एक ऐसा विचार है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।